गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से एक बार आप लोगों के सामने कक्षा 9 का कृतिका भाग 1 से माटी वाली चैप्टर का चौथा भाग वीडियो व्याख्या लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पिछले 3 भागों में आपने देखा कि किस प्रकार से वह माटी वाली लोगों के घरों में जाकर के माटी देती है और उसके बदले जो उसे कुछ थोड़ा बहुत मिलता है उसी से अपना और अपने पति के जीवन का खर्च चलाती है। दिन भर शहर में माटी ढोने के बावजूद भी उस बूढ़ी औरत को भरपेट खाना खाने के लिए नहीं मिल पाता है। रोटी मिलता है तो सब्जी नहीं, सब्जी मिलता है तो रोटी नहीं, वह इसी जोड़ तोड़ में लगी रहती है। टिहरी शहर में विस्थापन का काम चल रहा था। टिहरी बांध बन रहा था जिससे लोग विस्थापित हो रहे थे। तो यह माटी वाली सोच करके घबरा जाती है कि वह इस शहर को छोड़ करके कहाँ जाएगी। भाई, विस्थापन में उन्हीं लोगों को लाभ मिलता है जिनका अपना खुद का ज़मीन या घर द्वार होता है। जिनके नाम ज़मीन का कागज़ होता है उन्हीं को विस्थापन का लाभ मिलता है और दूसरे लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। इस बात पर माटी वाली चिंतित होती है और जिस घर में वो माटी लेकर गई है उस घर की मालकिन से कहती है, ठाकुराइन, जिनके ज़मीन जायदाद हैं वह तो कहीं न कहीं विस्थापित हो जाएंगे, लेकिन मैं क्या करूंगी। इस प्रकार से कह करके वह उनके घर से चाय पी करके हाथ में अपना टीना और गठरी लेकर के चल देती है जिसमें एक रोटी वो बांधी हुई थी। उसके बाद उस घर में जाती है जिस घर में वो लड़की छोटी बुलाने आई थी कि मेरे घर में भी आ जाना। उस घर से भी उसे 2 रोटी इस निर्देश के साथ मिलता है कि कल हर हाल में मेरे घर मट्टी दे देना। वह 2 रोटी भी वह अपने उसी कपड़े के एक टुकड़े में बांध लेती है और सोचते हुए चली जाती है कि यह रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जाएगी। और उसके घर पहुंचते ही आसक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसको देखने लगता है। आसक्त यानी शक्ति जिसके अंदर नहीं रहती, कातर यानी ललचाई नज़रों से देखने लगता है कि अब आई है और मेरे लिए अब खाना बनाएगी या खाना लेकर के आई है, मुझे खाना मिलेगा। यहाँ तक हुआ था। कहते कि आज वह घर पहुँचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा, क्योंकि आज वो जैसे ही घर पहुँचेगी बनाने के चक्कर में नहीं पड़ेगी, ये 3 रोटियां उसके सामने डाल देगी और जिसके देखते ही उसका चेहरा खिल उठेगा। इंतजार उसे आज नहीं करना पड़ेगा और साथ में ऐसा बोल देगी कि साग तो है नहीं कुछ अभी। इस बात पर वह बुढ़ा बोलेगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा। उसे यह जवाब सुनाई देगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा। पहले भी आपको बताए हैं कि भूख मीठी की भोजन मीठा का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति को भूख लगा होता है तो उसे कैसा भी आप भोजन दीजिए वह स्वादिष्ट लगता है, और जब व्यक्ति का पेट पहले से ही भरा हुआ हो तो उसे आप चाहे जैसा भी भोजन दें उसे अच्छा नहीं लगेगा। अर्थात स्वाद भूख में होता है, भोजन में नहीं। नींद शरीर में होता है, खाट में नहीं। कहावत है कि भूख न जाने बासी भात और नींद न जाने टूटी खाट। अगर भूख लगा तो आपको बासी भोजन भी बहुत अच्छा लगेगा और
नींद आ रही है तो टूटे हुए खाट पे भी, चारपाई पे भी आप लेटेंगे, ज़मीन पे भी लेटेंगे तो आपको नींद आ जाएगी। क्या उसका गांव शहर के इतना पास नहीं है, कितने भी तेज चलो तो पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, यानी 4-5 किलोमीटर दूर अगर जल्दी जल्दी भी चले तो 1 घंटा लग जाता है शहर से उसके गांव पहुंचने में। उसका गांव नदी के किनारे, वहीं टिहरी के पास, टिहरी नदी के टिहरी शहर में, उसी नदी के किनारे। रोज़ सुबह निकल जाती है वो अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने और विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है समय उसका। यानी सुबह का उसका दिनचर्या है कि उठेगी, जाएगी माटा खान, यानी जहाँ से मिट्टी खोदा जाता है, मिट्टी लेगी, खोदेगी, टीन में भरेगी और फिर ला करके शहर में देगी, फिर वापस आएगी, फिर मिट्टी खरीदेगी और फिर भरेगी, फिर शहर जाएगी। यानी इसी प्रक्रिया में उसका पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। अब घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है, यानी कि दिन भर का उसका यही काम होता है और घर पहुंचते पहुंचते क्या होता है, रात घिरने लगता है, रात होने लगता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं है, उस माटी वाली के पास अपना कोई ज़मीन जायदाद नहीं है, खेत नहीं है, कोई ज़मीन का कागजात उसके पास नहीं है। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। जिस झोपड़ी में वह रहती है वह झोपड़ी भी उसकी अपनी नहीं है, उसके अपने ज़मीन में नहीं है, गांव के ही एक ठाकुर की ज़मीन है जिसमें वो रहती है। उसकी ज़मीन में रहने की एवज में उसे उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों का बेगार करनी होती है। अब रहती है भाई, जिसके घर आप रहेंगे और आपको भाड़ा किराया नहीं देना हो तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेगार में करना मतलब उसका कोई मजदूरी फिक्स नहीं होता, बिना मजदूरी के ही करना पड़ेगा। आप अब जिसके यहाँ काम किए हैं बेगार में, तो अब उस मालिक के ऊपर है कि आपको कुछ देगा या नहीं देगा, कोई फिक्स नहीं है, आप बॉन्ड नहीं है, आप उससे मांग नहीं सकते हैं। खुश होकर के आपको दे दिया तो ठीक है। तो यानी कि उसे उसकी ज़मीन में रहने के एवज में घर के कामों की बेगार भी करनी होती है, बेगार करनी होती है, यानी कि उसका सेवा काम घरों में भाई, जैसे उनके यहाँ भी मिट्टी दे देना, झाड़ू पोछा कर देना, हाँ, दीवार की लिपाई कर देना इत्यादि। नहीं, फिर सोचती है कि वो जाएगी तो बुढ़े को रोटी दे देगी और वो खुश हो जाएगा। अब बोल देगी कि साग सब्जी तो है नहीं, तो वह बोलेगा कि अरे ला रोटी ला, भूख मीठी की भोजन मीठा। फिर कहते नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। यह सब अपने मन में सोचती चली जा रही है, यह सब उसके मन में कब बात है, सोचते हुए जा रही है। और फिर सोचती है कि आज मैं अपने बुढ़े को जो एक गठरी के रूप में बदल गया, यानी कि इतना कमज़ोर हो गया है कि वो सिकुड़ करके लेटा रहता है, हाथ पाँव बटोर करके लेटा रहता है, मानो कि एक गट्ठर में हो। कहते हैं कि उसे आज वह कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट देगी और जल्दी से तल देगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता है, एक ही रोटी खा पाएगा या हाथ से 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले से ही जमा है। देखिए, ये मजबूरी होता है, ये भूखमरी होता है, ये गरीबी होता है कि वहाँ 1-1 रोटी का हिसाब लगता है, आधी रोटी का हिसाब लगता है। कहती कि आज मैं उसे कोरी रोटियां नहीं दूंगी, जो आमदनी हुआ आज माटी बेचने से उसमें से 1 पाव प्याज खरीद लेती है
और कहती है प्याज को जाएंगे घर, कूट देंगे और तवा पर तल देंगे तेल में, और तल करके तब देंगे, उससे पहले उसे रोटी दिखाएंगे ही नहीं। और उस प्याज के साथ उसे 2 रोटी दे देंगे। अब वो 2 रोटी भी नहीं खा पाता, इतना कमज़ोर हो गया, अब उसे खाना उतना पचता है नहीं, बहुत खाएगा तो 1 रोटी, नहीं तो अधिक से अधिक 1.5 रोटी। अब बाकी 1.5 रोटी जो बची है वो मैं खा लूँगी। पहले से तो 1 रोटी मैं खाई हूँ, और मेरा भी हो जाएगा काम और उसका भी काम हो जाएगा। यही सब हिसाब किताब लगाते हुए मन में वह यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। आपको प्रश्न आता है कि उस बूढ़ी औरत का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी और व्यवस्था को प्रदर्शित करता है? तो जवाब क्या होगा कि इस तरीके से रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, भूखमरी की व्यवस्था को दर्शाता है कि दिन भर वह मजदूरी करने के बाद भी शाम को भर पेट खाने भर का भोजन वो नहीं इकट्ठा कर पाती है। सोचते सोचते वो घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी, यानी कि उसका पति मर चुका था, अब उसे खाने की ज़रूरत ही नहीं थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं, क्योंकि जब भी जाती थी इसके पैरों की आवाज़ सुनकर के वह आ गई, क्या लाई हो इत्यादि प्रकार से आश्चर्यचकित हो चौंकता है कि अब मुझे मिलेगा। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई, देखी कि आज वो कुछ बोला भी नहीं, इधर देखा भी नहीं। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। जब वो नहीं बोला, नहीं देखा, तो ये दौड़ के गई उसके पास, उसके नब्ज टटोल कर देखी तो वो आदमी मर चुका था, यानी अपनी माटी को छोड़ करके वो जा चुका था। ये शरीर, इसको लोग मट्टी कहते हैं, नहीं कहते हैं जब कोई मर जाता है तो कहते हैं कि मट्टी दफनाने जाना है या अंतिम संस्कार मट्टी हो गया। तो वह अपनी इस मट्टी को, इसमें से आत्मा निकल चुका था, अब ये माटी का शरीर रह गए थे। टिहरी बात पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब सबसे बड़ी समस्या, अब जब पुनर्वास के लिए हो गया तो लोग जा रहे थे, अपना नाम दर्ज करा रहे थे, जो रह रहे थे वहाँ पे। तो जो वहाँ पे अधिकारी था, अब इसके सामने थी अपने पति की अंतिम संस्कार करने के, क्योंकि बाढ़ बंद रहा था, पानी गिर रहा था। वो पूछा कि आप रहती कहाँ हो? तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। वो अधिकारी कहता है कि जा के तहसील में ही आपके ज़मीन जायदाद का कागजात मिलते हैं, कहा कि जा करके तहसील से अपने घर का कागजात निकलवा लेना। तो कहती है कि साहब मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई। कि साहब मेरा जीवन पूरा तो इस टिहरी शहर के तमाम घरों में मिट्टी देते देते गुजर गई, मेरा ज़मीन कहाँ है? तो उसने कहा अच्छा माटी कहाँ से लाती हो? कहता माटा खान से लाती हूँ। तो कहा वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। कहीं जिससे कि पहले देखते होंगे कि जो गढ़ई उड़ई होती है, तालाब होते हैं, पोखरा होते हैं, वो पट्टा होता है। वहाँ लोग जीविकोपार्जन के लिए कोई सिंघाड़ा का काश्त करता था, तो कोई मछली पालन करता था, तो कोई कुछ करता था। इस प्रकार से वो जीविकोपार्जन के लिए क्या किया जाता था? पट्टा सरकार ग्राम प्रधान कर देता था। पट्टा यानी लीज पे ज़मीन दे देता था उनको, 20 साल 50 साल के लिए पट्टा होता था। तो कहा कि अच्छा माटा खान से माटी लेती तो वो भी तुम्हारा नाम है, यानी तुम उसका भी तुम्हारा पट्टा है, रजिस्ट्री है? अगर है तो ले आओ कागज़, तो भी मैं तुम्हारा नाम चढ़ा देता हूँ। तो कहती वह माटा खान तो मेरी रोजी है साहब, यानी मेरी जीविका है, मेरे कमाने के साधन है। कहता बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। वह अधिकारी कहता है, झल्ला गया बेचारा। कहता सुन मुझे ज़मीन का कागज़ चाहिए।
वो रोजी है तुम्हारी कि क्या है उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर वो तुम्हारे नाम चढ़ा है तो उसका कागज ले आओ तहसील से निकलवा के, हम तुम्हारा नाम चढ़ा देते हैं, और नहीं तो तुम यहां से जाओ। कहते हैं कि साहब बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी। वो कहते हैं साहब बांध बन जाने के बाद मैं क्या खाऊंगी, इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। वह बात तो तुझे खुद ही सोचनी है, खुद ही तय करनी पड़ेगी। तू क्या करेगी बांध बनने के बाद, कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्योंकि जमीन कोई तेरे नाम है नहीं, और जिसके नाम जमीन है उसको विस्थापित नहीं किया जा सकता। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। बांध बन रहा था, बांध बन गया, तैयार हो गया, तो सुरंग जो 2 गेट थे बंद कर दिए गए। जब गेट बंद कर दिया तो पानी फैलने लगा इधर, शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है, मतलब भाग दौड़ मचा है, भागो पानी आया, बाढ़ आया, बाढ़ आया। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहां से भागने लगे। भाई पुनर्वास हो चुका था, अब पुनर्वास जैसे ये हाईवे बन रहा तो पुनर्वास हुआ, तो कुछ लोग पैसा लेने के बाद भी अभी क्या कर रहे थे, वहीं पर थे। तो जब टूटने लगा तो फिर भागने लगे। तो अब वो भी अपना घर मकान छोड़ करके सब भागने लगे, पानी भरने लगा तो, क्योंकि सबको ज़मीनें मिल गई थी, जो जिनके नाम ज़मीन थी। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। कि जब पानी भरा तो सबसे पहले भाई किनारे वाले ही डूबेंगे, शमशान घाट एकदम किनारे पर होता है, तो कहा सबसे पहले तो शमशान घाट डूब गए। अब माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, भाग रहे हैं, भागो चलो भागो, पानी आया, पानी आया, इस प्रकार से ये अपने झोपड़ी के बाहर बैठी देख रही है सब तमाशा। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, कि गरीब आदमी का आशियाना, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। भाई अमीर आदमी का है, उजड़ भी जाए तो वो फिर बना लेगा, लेकिन गरीब क्या करेगा, वो कहां से दोबारा बना पाएगा। और उस माटी वाली के सामने सबसे इस वक्त उसके पास सबसे बड़ी समस्या अपनी जीविकोपार्जन की थी। जीविकोपार्जन से बढ़ करके अपने पति के अंतिम संस्कार की थी, कि अब उसका अंतिम संस्कार कहाँ करेगी, किस घाट पे करेगी, कैसे करेगी। माटी वाली सब लोगों को आते जाते देख रही थी और यही कहती जा रही थी कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, यानी गरीब आदमी का आशियाना नहीं उजड़ना चाहिए, गरीब का आशियाना बचा रहे, क्योंकि अमीर आदमी तो अपना फिर से कहीं बना लेगा, गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कैसे खाएगा, कैसे बनाएगा। तो ये था इस कहानी का सारांश, कि विस्थापित होने पर जो गरीब लोग होते हैं उनको ज़्यादा समस्या होती है, ख़ास तौर से उनकी जो झुग्गी झोपड़े में रहते हैं और वह झुग्गी झोपड़ी भी उनके नाम नहीं होती है, कब्जा होता है, तो कब्जा वालों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। ठीक, अब मैं इसके बाद इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको PDF में भेज दूंगा, तथा इस चैप्टर से जो भी अगर समस्या है आपको, तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको व्यूज़ दें। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।